Good morning, students. Today's topic is Down syndrome. Okay, so Down syndrome is a डिजीज़ बट इट्स अ हेरिडिटरी डिजीज़। ठीक है, एक आनुवंशिक बीमारी होती है। ठीक है, जो कि क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि एक ह्यूमन में क्या होता है कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो 23 वाला क्रोमोसोम होता है जिसको गुणसूत्र बोलते हैं, वो एक उसका एक जो सेट होता है वो उसको न्यूबॉर्न बेबी को अपनी फादर से मिलता है, और 23 क्रोमोसोम्स जो होते हैं गुणसूत्र होते हैं वो उसकी मदर से मिलते हैं। ठीक है, सो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम में इसी गुण क्रोमोसोम्स में गुणसूत्रों में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि इसमें जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें एक एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम आ जाता है। ठीक है, जिससे उसके शरीर में क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, 47 हो जाती है। नॉर्मली मैंने आपको बताया कि 46 होती है, लेकिन 47 हो जाती है इसमें। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये गुणसूत्र में परिवर्तन आने की वजह से बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास क्या हो जाता है, थोड़ा धीमा हो जाता है, और उसके साथ साथ ही उसके बॉडी में कुछ ऐसे विकार आ जाते हैं। ठीक है, जो कि उसको आगे लाइफ टाइम क्या कर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक बीमारी होती है। ठीक है, जो कि क्रोमोसोम्स में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जिसमें बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। देखो, जैसे ये बेबी दिख रहा है आपको, इसमें क्या है, देखो फेशियल एक्सप्रेशन देखो, इसके स्मॉल नोज़ का क्या है, नोज़ का साइज स्मॉल है, माउथ भी क्या है, स्मॉल है, एयर्स भी स्मॉल्स हैं। ठीक है, और साथ में क्या है, आलमंड शेप्ड आइज़ हो गई हैं, विद स्किन फोल्ड कवरिंग इनर कॉर्नर। ठीक है, जो आइज़ की जो स्किन होती है वो अंदर को धंस गई है। ठीक है, इसके साथ साथ में हाथ क्या हो गए हैं, थोड़े से नॉर्मली स्ट्रेट ना होने के कैसे क्या है, झुके हुए हैं। 5th फिंगर देखो उसकी झुकी हुई सी है नीचे को। ठीक है, और फ्लैट चेहरा भी क्या हो गया, चपटा सा हो गया है, राउंड हो गया है ज़्यादा। ठीक है, और साथ साथ में क्या है, बॉडी में देखो, बॉडी में एक्स्ट्रा बिल्डअप हो गया, फैट दिख रहा है आपको बॉडी में। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, स्मॉल हेड होगा एट बर्थ में, आइज़ में एबनॉर्मल हो जाएंगी, और नोज़ एंड फेस भी एबनॉर्मल हो जाएगा, बॉडी में वाइट स्पॉट्स आने लगते हैं। ठीक है, आइज़ भी चपटी हो जाती हैं, और साथ साथ ही स्किन में चकत्ते से हो जाते हैं। ठीक है, लाल कलर के। और पैरों में अगर देखोगे तो इसमें क्या हो जाता है कि पैर थोड़े से चौड़े हो जाते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड जो आप देख रहे हो, जो पैर की अंगूठा है और जो उंगलियां हैं उसके बीच में गैप दिख रहा है आपको। ठीक है, और हैंड्स में भी ये होता है साथ में। ठीक है, बैंड तो होगी, झुकी भी है उंगलियां, कर्व हो गए, अंदर की तरफ को झुक गई हैं। तो ये सारी सिम्टम्स होते हैं डाउन सिंड्रोम के, जो डाउन सिंड्रोम वाले बेबी में हो जाते हैं। और इसके साथ साथ ही क्या होता है कि ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं आँखों में, कान में या फिर बॉडी में, इसकी वजह से आगे जाके उसको और कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। जैसे आइज़ में प्रॉब्लम हो रही तो आगे चल के उसको ब्लाइंडनेस हो सकती है, अगर एयर से रिलेटेड हो रही तो आगे चल के उसको बहरापन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स आगे चल के ये कॉम्प्लिकेशन को कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम्स के गुणसूत्रों की एक विकार होता है। ठीक है, जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, और नॉर्मली मैंने आपको बताया कि एक मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, शिशु में, तो जो उसको पैदा होते समय ही 23 क्रोमोसोम उसको अपने फादर से मिलते हैं, और 23 क्रोमोसोम उसको अपनी मदर से मिलते हैं। ठीक है, लेकिन डाउन सिंड्रोम में जो बेबी होता है उसको क्या, एक 21 में वाला जो क्रोमोसोम होता है वहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, और संख्या 47 हो जाती है। ठीक है, सिम्टम्स हमने देख लिए हैं। तो सिम्टम्स में क्या है, आइज़ में, नोज़ में और स्किन से रिलेटेड सिम्टम है। ठीक है, और हैंड्स में और एयर में, पूरी बॉडी में ही क्या हो जाता है, इसमें डेविएटेड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है, तो सिम्टम्स मैंने आपको बताया। तो डाउन सिंड्रोम वाले बेबी में जो होता है कि मेनली इसका जो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट थोड़ा देर से होता है, और सामान्य जो फिज़िकल डेवलपमेंट होता है और मेंटल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो भी बहुत धीरे होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया, चेहरा चपटा हो जाएगा, नाक भी चपटी हो जाएगी, आँखें ऊपर की ओर झुकी भी हो जाती हैं, गर्दन छोटी होती है, छोटे कान होते हैं, और मुंह से बाहर जीभ निकलती रहती है, और मांसपेशियाँ क्या हो जाती है, कमज़ोर, ढीली, और अत्यधिक लचीलापन आ जाता है। हाथ और पैर क्या होने लगते हैं, चौड़े हो जाते हैं, और पैर के अंगूठे और
उंगलियों के बीच में गैप आने लगता है, ठीक है। और उंगलियां भी साइज में, फिंगर्स जो होती हैं छोटी होती हैं, हाथ पैर भी छोटे होते हैं, और बेबी का कद भी क्या होता है, छोटा होता है। और साथ साथ में पूरी बॉडी में छोटे सफ़ेद धब्बे से आने लगते हैं। ये इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि अब किस वजह से किन किन को ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये आनुवंशिक या हेरिडिटरी है, मीन्स कि बेबी को बर्थ के बाद नहीं हुई है, मीन्स कि मदर के फीट जब वो मदर के वूम में ही है, भ्रूण में ही है, तभी उसको ये बीमारी होने लगी है, ठीक है। आनुवंशिक है तो वो किस वजह से हो सकती है मदर को। तो एक तो ये होता है कि लेट प्रेगनेंसी की भी इसका एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। रिस्क फैक्टर मीन्स क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको बढ़ा सकती हैं, ठीक है। लेट प्रेगनेंसी 35 या उसके बाद जो होता है, अक्सर क्या हो जाता है कि इस टाइम में क्या होता है कि जो एग्स होते हैं उसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम, एक्स में जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें डिवाइडेशन का खतरा ज़्यादा रहता है, कि संख्या ज़्यादा बढ़ सकती है लेट प्रेगनेंसी की वजह से भी, ठीक है। और सेकंड है कि अगर रिस्क फैक्टर ये कि अगर फर्स्ट बेबी डाउन सिंड्रोम का होता है तो सेकंड बेबी भी रिस्क होता है कि उसको भी खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। और थर्ड है कि अगर मदर या फादर में से एक इस बीमारी को अगर कैरी कर रहा है, ठीक है, तो उसके बच्चे में ही जा सकता है, ठीक है। तो उसमें जाने की जो आशंका होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए क्या होता है कि प्रीनेटल स्क्रीनिंग होने लगती है, करते हैं बेबी की, ठीक है। तो पहले से अगर प्रीनेटल स्क्रीनिंग से पता चल जाता है तो उस टाइम में इसको कम किया जा सकता है, ठीक है, या फिर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है अगर। तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं प्रीनेटल, मतलब बेबी के बर्थ से पहले ही जो मदर का फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में ही क्या करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, ठीक है। जो यूट्रस की जो कवरिंग होती है, ठीक है, कोरोनिक जो विलाई होती है उसमें से सैंपल लेते हैं, ठीक है। और उस सैंपल से पता चलता है कि क्रोमोसोम्स का नंबर्स कितना है, एक्स्ट्रा है या क्या है, ठीक है। उसके बाद है तो उसके रिस्क फैक्टर हो गए, अगर लेट प्रेगनेंसी इसका सिम लो है, और अगर फर्स्ट बेबी डाउन सिंड्रोम वाला है तो सेकंड में भी इसके चांसेस हैं। थर्ड है कि अगर मदर या फादर में से कोई एक कैरी कर रहा है इसको तो ज़्यादा रिस्क है कि बेबी में उसके हो सकता है। उसके बाद है अब हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम को रोका नहीं जा सकता है क्योंकि लेकिन क्या होता है कि इससे बच्चे में जो विकार आ गए हैं, ठीक है, उसको कम किया जा सकता है, ठीक है। जिससे कि किसी जो आनुवंशिक काउंसलर होता है, जो बेबी के पेरेंट होते हैं उनको किसी काउंसलर से मिलना चाहिए और उससे रिलेटेड जो भी बच्चे में विकार आ गए हैं उसको कम करके उसको उस तरीके से उसकी लाइफस्टाइल को उसी तरीके से उसको जीने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आई से रिलेटेड, एड्स से रिलेटेड इस बच्चे में सिम्टम आ सकते हैं। तो एड्स में मैंने आपको बताया उसको कम सुनाई देना पड़ सकता है, आँखों में उससे क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है आगे जाके। और साथ साथ में उसका डेवलपमेंट कम है, मीन्स कि उसको स्पीच प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, थेरेपिस्ट जो होते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है। और साइकोलॉजिकल उसकी जो प्रॉब्लम है, फिज़िकल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक काउंसलर की हेल्प से कम कर सकते हैं, या उसको बच्चे को हम हेल्प कर सकते हैं उसकी लाइफस्टाइल को जीने में। और इसके साथ साथ ही प्रीनेटल टेस्टिंग भी करानी चाहिए, जिससे कि पहले ही पता चल जाएगा कि बच्चे में वो आनुवंशिक बीमारी है या नहीं, ठीक है। उसके बाद है इसका ट्रीटमेंट। जैसे मैंने आपको बताया थेरेपिस्ट, जैसे फिज़िकल थेरेपिस्ट होते हैं, भौतिक चिकित्सा, मीन्स कि बच्चे में जो भी जैसे उसकी मसल क्या होने लगती है, जैसे मैंने आपको बताया बहुत, ठीक है। जैसे मैंने सिम्टम बताया था कि इसमें क्या होता है कि जो मसल्स होती है वो वीक हो जाती हैं, उसके जॉइंट्स बहुत लूज़ हो जाते हैं और बॉडी बहुत लचीलापन उसमें आ जाता है, ठीक है, हार्ड नहीं होती है बॉडी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो फिज़िकल थेरेपिस्ट होगा वो क्या करेगा, बच्चे को हेल्प करेगा एक तरीके से, उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ होते हैं उनको करने में उसकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। एक तरीके से उसके लिए एक्सरसाइजेज़ करा के या फिर उसकी मसल स्ट्रेंथ जो कम हो गई है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका बैलेंस नहीं बन पाता, वो चल नहीं सकता है, तो इसमें जो फिज़िकल थेरेपिस्ट होता है वो हेल्प कर सकते हैं। सेकंड, स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी बच्चे को हेल्प कर सकती है, क्योंकि इस डाउन सिंड्रोम वाले बेबी की क्या हो जाता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का जो स्किल होता है वो उसके पास नहीं होता है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो स्पीच जो लैंग्वेज थेरेपिस्ट होते हैं वो उसको हेल्प कर सकते हैं।
ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी यहाँ पे बच्चे के लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि आगे जाके बच्चे को क्या होता है, उसके लाइफ स्टाइल को अडेप्ट करने में प्रॉब्लम होगी, तो उससे रिलेटेड आगे उसकी जो नीड्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, उनको हेल्प करने में एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है। फिर इमोशनल और बिहेवियर थेरेपिस्ट, तो इस डाउन सिंड्रोम वाले बेबी में क्या होता है कि उसका इमोशनल और बिहेवियर जो डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो पाता है। ठीक है। नॉर्मल बच्चे की तुलना में उसका जो इमोशनल मीन्स कि बहुत चिड़चिड़ापन उसमें होता है और गुस्सा उसको आता है। ठीक है। वो कम्युनिकेशन उसका नहीं होता है, और साथ साथ में हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं। हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स मीन्स कि एक तरीके से बहुत जल्दी हाइपर हो जाना। ठीक है। और अदर मेंटल इश्यूज भी बच्चे को आ सकते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ों को कम करने के लिए एक इमोशनल और बिहेवियर थेरेपिस्ट का यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है। जिससे उस इमोशनल जो बिहेवियर थेरेपिस्ट से होती हैं, इससे बच्चे को हेल्प मिलती है कि उसके लिए क्या बिहेवियर सही है और क्या बिहेवियर सही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट में बेसिकली ड्रग ट्रीटमेंट ऐसा कुछ नहीं होता है। इस बीमारी को बस कम नहीं किया, रोग बिल्कुल क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन एक हम बच्चे को एक ट्रीटमेंट से क्या कर सकते हैं, एक सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है। जिससे वो आगे लाइफ में चल के उसको प्रॉब्लम्स उसकी कम हो जाएंगी और वो आराम से उस चीज़ों को अडेप्ट कर लेगा। तो फिजिकल थेरेपी उसके लिए सही होती है, स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इमोशनल और बिहेवियर थेरेपी। ठीक है। तो आज का टॉपिक था डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि डाउन सिंड्रोम क्या है। तो एक आनुवंशिक बीमारी है जो कि 46 क्रोमोसोम नॉर्मली ये होते हैं, उसमें से 47 हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है। इसके सिम्टम हमने पढ़े। इसमें क्या हो जाता है, बच्चे की आँख, नाक चपटी हो जाती हैं, कान छोटे हो जाते हैं, फिंगर्स भी, हाथों की उंगलियाँ मुड़ जाती हैं अंदर की तरफ को। बॉडी में क्या होने लगता है, उसकी मसल बिल्कुल लूज़ हो जाती हैं, जॉइंट्स लूज़ हो जाते हैं, चलने में उसको प्रॉब्लम आती है, बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है और पूरी बॉडी में वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने इसका रिस्क फैक्टर देख लिया। रिस्क फैक्टर के बाद इसका प्रिवेंशन क्या है, बचाव क्या है इसका। ठीक है। और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट। थैंक यू।